हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 जो कि बहुत आसान है उसे हम सीखेंगे। ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, जैसा कि आप सब कुछ देख सकते हैं, लक्ष्य बैच पे आ ही रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपने कभी पढ़ा ना हो ना कभी आपने सुना हो, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? त्रिभुज है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, एक, दो, तीन। इनके नाम दे दो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीन आंतरिक कोण भी होते हैं, एक, दो, तीन। अगर इन तीनों आंतरिक कोणों को अगर जोड़ दिया जाए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से ही पता है, हम पहले से ही जानते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। अब देखिए, जो हमें पढ़ना है, प्रश्नावली बहुत ही छोटी है। ठीक है, प्रश्नावली बहुत ही छोटी है। मैं बता दूं, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समरूप आकृति के बारे में। किसके बारे में? समरूप आकृति के बारे में। ठीक है। एक होता है समरूप आकृति, एक होता है सर्वांगसम। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वांग सम आकृति, पहले इन दोनों का मतलब समझ लीजिए, तो कंफ्यूजन कभी आपके मन में रहेगी नहीं। देखो, समरूप की अगर बात करें, अगर नाम से ही पता चल पा रहा है, समरूप, सम जिसका रूप दिखने में समान हो। अगर मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाई है, तो ये जो वृत्त है ये भी एक वृत्त है। तो ये वृत्त इसके जैसी दिखती है, लेकिन इसके जैसी है नहीं, क्योंकि इसका रूप समान है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन इसकी जो आकार है वो अलग अलग है। समरूप आकृति में क्या होता है, वो दिखने में तो एक जैसे होती हैं, लेकिन उनका जो माप होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक वर्ग लिया है, ये भी एक वर्ग है, दूसरा मैंने यहाँ पर एक वर्ग लिया है, ये भी वर्ग है। ठीक है। अब इसकी भुजा मेरी 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और ये भी भुजा मेरी 2 सेंटीमीटर है। तो सर्वांगसम क्या होता है, जो दिखने में एक जैसा होगा, साथ ही साथ उनका माप भी समान होगा, उसे हम सर्वांगसम बोलते हैं। सर्वांगसम को हम ऐसे दर्शाते हैं और समरूप को हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। ये वृत्त आपस में दिखने में समान है, समरूप है। लेकिन ये जो वर्ग है और ये वर्ग है, ये दिखने में भी एक जैसा है और आकृति में भी एक जैसा है, माप भी समान है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। इस तरीके से दर्शाते हैं, बराबर लगाते हैं और ऊपर समरूप की आकृति लगा देते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। अब कंफ्यूजन रहेगी? नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम आते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन पर, प्रॉपर परिभाषा में जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो, अगर आपके पास जैसी आकृति होगी, 3 भुजा की आकृति है, 4 भुजा की आकृति है, पंचभुजा की आकृति है, आपके सिलेबस में जो चलता है वो है त्रिभुज के बारे में ज्यादा है, चैप्टर का नाम है त्रिभुज है। तो अगर आपको तुलना करना है, 2 त्रिभुज हैं आपके समक्ष, आपके समक्ष 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज है, और मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, दूसरा और एक बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है। ठीक है। इन 2 त्रिभुजों की हमें बात करनी है। ठीक। इस त्रिभुज का नाम मैंने बोल दिया कि ये ए बी सी है, और इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया कि ये है भैया पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है, आप कैसे पता लगाओगे, कैसे बोलोगे? उसके लिए नियम है। यहाँ पर 3 भुजा है, हो सकता है चतुर्भुज की भी बात हो जाए, पंचभुज की भी बात हो जाए। तो कोई चतुर्भुज किसी के समरूप होगा कि नहीं होगा, कोई पंचभुज किसी पंचभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा, वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। वो 2 चीजों पर निर्भर करती है। क्या लिखा है देखो,
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, जैसे मैंने यहाँ पर त्रिभुज लिया है, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है, उदाहरण के तौर पर दो बहुभुज समरूप होते हैं तब उनके संगत कोण बराबर हो। उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सपोज करो अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 50 डिग्री है यहाँ पे भी 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ 100 डिग्री है तो यहाँ पे भी 100 डिग्री होना चाहिए। अगर दो त्रिभुज आपके पास है, दोनों के संगत कोण समान होने चाहिए। पहली बात तो यह है। सिर्फ कोण बराबर होने से समरूप नहीं होगा, और एक चीज भी बराबर होनी चाहिए, वो क्या है? तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ये वाला और इसका जो अनुपात है, इसका और इसका जो अनुपात है, इसका और इसका जो अनुपात है, वो तीनों बराबर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखो बच्चों, मैं लिख देता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। फिर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ से क्या है अपना ए बी और यहाँ से क्या है बच्चों पी क्यू। ए बी कितना है हमारा? 2 है। पी क्यू कितना है? 4 है। काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक हो गया। दूसरे वाले में आ जाओ, इसका बी सी आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा? क्यू आर। बी सी हमारा कितना है? 3 है। क्यू आर हमारा कितना है? 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। देखो इन दो भुजाओं का जो अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, भागा देना, 1/2 आया, इसका भी क्या आ गया? 1/2। अब इस पे आ जाओ, ये बचा हुआ है, ये हमारा ए सी है बट्टे पी आर है। ए सी का मान कितना है? 4 और इसका मान कितना है? 8। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों क्या है? समान है। देखिए इसमें क्या है कि ए कोण पी कोण के बराबर है, बी कोण क्यू कोण के बराबर है, सी कोण आर कोण के बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, इधर ए बी लिया क्योंकि ए किसके बराबर है? पी के, तो हमें इधर पी क्यू लेना पड़ेगा, ए बी बट्टे पी क्यू। फिर बी पे खत्म किया मैंने, यहाँ से बी सी लिया, तो यहाँ से आपको क्यू आर लेना पड़ेगा। इसका अनुपात देखा, ये भी 1/2 आ रहा है। इधर से मैंने ए सी लिया, इधर से मैंने पी आर लिया, इसका अनुपात भी 1/2 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, उनके संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तब जाके बोलेंगे हम कि ये त्रिभुज इसके क्या है? समरूप है। सिर्फ कोण बराबर होने से समरूप नहीं होता है, ये ध्यान रखना। या सिर्फ अनुपात बराबर होने से समरूप नहीं होता, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, तब जाके वो दोनों आकृति क्या होगी बच्चों? समरूप होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में, 1 नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या? प्रेजेंटेशन। दो त्रिभुज समरूप है, उसका सही प्रेजेंटेशन क्या होगा, सही नोटेशन क्या होगा? इस पे बच्चे मात खा जाते हैं। देखिए कैसे लिखना होता है। हमें तो पता तो चल गया कि भैया ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, लिखोगे कैसे, है ना? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इसी पर। दो त्रिभुज समरूप है, क्या नोटेशन सही है? 4 ऑप्शन देगा, बताना कौन सा सही है। देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको तो कुछ भी ले लो, एक जैसे मैंने ए से स्टार्ट किया, ए बी सी लिया, ए बी सी लिया। अब ए बी सी किसके समरूप होगा? आर क्यू पी या क्यू आर पी या पी क्यू आर? सिंपल बता रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं। यहाँ ए है, ए किसके बराबर है? पी के बराबर है, ए पी के बराबर है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आएगा? पी आएगा। फिर क्या है? बी, बी बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर, तो यहाँ क्यू आएगा। फिर सी है, यहाँ पर सी है ना, सी किसके बराबर है? आर के बराबर, तो यहाँ आर आएगा। ये इसका सही नोटेशन है, समझ रहे हो? जैसे इधर लिखा ए बी सी, ठीक है,
तो ए किसके बराबर था, पी के, तो एक यहाँ ए है तो यहाँ पी आएगा। फिर बी था, बी किसके बराबर था, क्यू, तो बीच में क्यू आएगा। फिर यहाँ सी है, सी किसके बराबर था, आर, तो यहाँ आर आएगा। ये इसका सही नोटेशन है। इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि भैया कब समरूप होता है कब नहीं होता है, मैंने बता दिया। दो कंडीशन है, कोण बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल बनाकर भी दिखा दिया। अभी क्वेश्चंस करेंगे प्रश्नावली में तो और समझ में जाओगे, दूध का दूध पानी का पानी और हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज है कि भैया संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा का अनुपात समान हो, बस, ठीक है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समान अनुपात में हो, ठीक है। ये इस पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। एक नंबर का प्रश्न इसी स्टेटमेंट से आ जाता है एग्जाम में। चलिए, इतना बेसिक अगर आपने समझ लिया है तो ये प्रश्नावली आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा। बहुत आसान प्रश्नावली है, बहुत ही छोटा भी प्रश्नावली है, ठीक है। कह रहे कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं या समरूप होते हैं। मैंने आपको बोला था समरूप क्या होता है, जो दिखने में एक जैसा हो। सर्वांगक्षम क्या होता है, जो दिखने में भी एक जैसा हो और उनके माप भी समान हो। किसने बोला, सभी वृत्त, सभी वृत्त में छोटे बड़े हर प्रकार। मैंने एक वृत्त लिया, ये एक वृत्त ये ले लिया, ठीक है। इसको फिल करता हूँ ये, उसके बाद क्लोन ले लो, एक वृत्त ये ना ये ले लिया। अब बताओ, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, वृत्त तो कितने भी हो सकते हैं, मैं दो ही ले रहा हूँ, छोटा बड़ा। इसने बोला है सभी वृत्त, वृत्त तो किसी भी आकार का हो सकता है। फिर माप तो बोला नहीं कि 2 सेंटीमीटर का ही लेना है या 3 सेंटीमीटर का लेना है, बोला ऐसा नहीं बोला है ना। तो कोई भी वृत्त हो सकता है, छोटा बड़ा। एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया। ये वृत्त दिखने में एक जैसा है, ये बस समान रूप का है, लेकिन इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है, माप अलग अलग है, तो ये सर्वांगक्षम नहीं होगा, ये सिर्फ समरूप होगा, दिखने में एक जैसा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, समरूप। तो यहाँ लिखेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है, हल्के मत लीजिएगा, 1 नंबर का आता है। इसी प्रकार आ जाइए सेकंड, सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। जैसे वृत्त के लिए पूछ रहा था वैसे इस वर्ग के लिए है। देखिए आप दो वर्ग बना लो ना, सभी वर्ग, एक वर्ग ये लिए मैंने, इसको फिल कर देते हैं, क्लोन ले लो इधर, ठीक है। और एक वृत्त मैंने इधर ले लिया, दो वृत्त मैंने ले लिए, ठीक है। देखो इस वृत्त में भी 90 डिग्री का कोण है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना, और ये भी 90 होगा। इसमें आ जाओगे, ये 90 होगा, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। सर्वांगक्षम नहीं है, समरूप होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा, और ये मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये दिखने में एक जैसा है क्योंकि सारे कोण समान है। अब जब भुजा का अनुपात निकालोगे वो भी बराबर रहेगा। सर्वांगक्षम क्या होता है, जब माप समान हो। माप समान है क्या, मान लेते हैं 10 है तो ये छोटा ही होगा ना, माप समान तो नहीं है। जब माप समान नहीं है तो सर्वांगक्षम होएगा ही नहीं, तो क्या होगा बच्चों, समरूप होगा। तो सभी वर्ग, छोटे बड़े जो जैसे भी वर्ग होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगक्षम नहीं होते। क्लियर, आ गया होगा यहाँ तक।
कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार अगला पूछ रहा है आपसे, इसको मिटाते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु? बताओ। समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु मैंने यहां बना लिया, ठीक है। इसको फ्रेम करते हैं वाइट से, क्लोन ले लो। एक समबाहु मैंने यहां ले लिया। अब देखो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में खूबी क्या होती है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60, ये 60, ये 60, ठीक। फिर ये 60, ये 60, चाहे कितनी ही बड़े आकृति का समबाहु त्रिभुज हो, कोण सारे 60 होते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया प्रत्येक कोण इनके समान है। अगर इनका आप नाम दे दोगे, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये अपने नाम भी दे दिया। ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। संगत कोण समान है। भुजा का अनुपात 2/4, 2/4, 2/4। सारे अनुपात 2/4, 2/4, 2/4 है। तीनों समान है, तो संगत कोण भी बराबर है और भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो ये क्या होगा? समरूप होगा। अगर सम द्विबाहु लेंगे तो नहीं हो सकता समरूप, समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? समबाहु सही हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करते रहिए, मैं पढ़ूंगा। कई बच्चे बोल रहे हैं सर विज्ञान की क्लास क्यों नहीं आ रही है? तो विज्ञान की जो कक्षा है बच्चों वो कल आएगी, ठीक है। अरे भाई सामाजिक नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, मैंने पहले ही बोल रखा है। यहाँ सिर्फ यहाँ पढ़ाई जाएगी विज्ञान, गणित और आपकी अंग्रेजी एप्लीकेशन पर। सामाजिक विज्ञान आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे। यहाँ 3 विषय की पढ़ाई होगी, बाकी नोट्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आएगा बराबर, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हों। ये आएगा, मैंने बोला ना इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार आता है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में आता ही आता है, तगड़ा क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अगले में आ जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 प्रश्न हैं आपके, इनके 2 अलग अलग उदाहरण देने हैं। ठीक है, 2 अलग अलग उदाहरण देंगे। सबसे पहले समरूप आकृति, 2 उदाहरण देने हैं आपको। पहले उदाहरण पे आ जाते हैं। समरूप आकृति जैसे अभी आपने दिया, क्या दिया था आपने? वर्ग दे लो। एक वर्ग ले लिया मैंने, दूसरा वर्ग ये ले लो। ये जो वर्ग हैं ये आपस में समरूप हैं, ठीक। दूसरा उदाहरण दे दो, ठीक है। ये आपस में क्या बच्चों? समरूप है। फिर आ जाइए दूसरा उदाहरण देते हैं, जो आपस में वृत्त ले लो। एक वृत्त ये ले लिया, ये वृत्त हो गया, इसको फिल कर दो, ठीक है। ये दूसरा वृत्त, ठीक है। ये जो है भैया आपके समरूप है। वर्ग हो गया, 2 वृत्त हो गए, ये समरूप हो गया। अब इसने बोला 2 ऐसी आकृतियां बताओ जो समरूप नहीं है, तो उल्टा ले लो इसका। सेकंड वाले में आ जाओ, पहला उदाहरण दे रहा मैं,
फिर यहाँ दूसरा, विपरीत ले लो एक दूसरे के। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इधर मैंने ले लिया वृत्त, ठीक है, इधर मैंने क्या ले लिया, वृत्त ले लिया, ठीक। और इधर मैं ले लेता हूँ त्रिभुज, ठीक है। तो ये इसके समरूप है? बिल्कुल नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मैंने ले लिया वर्ग, ठीक है, या एक वर्ग ले लो, इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं आयत, ठीक है। क्या ये इसके समरूप है? बिल्कुल नहीं है। तो ये समरूप है और ये समरूप नहीं है, ठीक है, आराम से बन गया। कुछ दिन नहीं, कल लाइव नहीं आया था बच्चे, बेटा कल ही लाइव नहीं आया था, परसों भी लाइव आया था, बाकी भी लाइव आया था। और परसों कल के क्लास से पहले जब मैंने क्लास ली थी, उसमें मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ ये जो एप्लीकेशन में जिस सर्वर पे पढ़ाता हूँ ना, उसका क्रैश हो गया था, तो वो वीडियो फिल्म मैंने रिकॉर्डेड डाल दी थी, ठीक है। ये है, परसों भी लाइव लिया था, नर्सों लाइव पढ़ाते पढ़ाते रुक गया था, कल क्लास नहीं ले पाया था, कुछ कारण था। आज आया हूँ, डेली लाइव क्लास ले रहा हूँ मेरे भाई। एक आध दिन जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ही क्लास छूटती है, वरना मैं डेली लेता हूँ। पढ़ाना तो मुझे है, कोर्स तो कंप्लीट मुझे ही करना है ना। 7वां चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 7वां पढ़ाने के बाद 6ठे में आया हूँ। रिकॉर्डेड में देखोगे तो मैंने 12 चैप्टर तक तो ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है मैथ, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका जो पहला क्वेश्चन था वो एग्जाम में बार बार आता है। प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, भैया इधर देखो, 1.5, 1.5 का डबल 3, 1.5, 1.5 का डबल 3, 1.5, 1.5 का डबल 3, 1.5, 1.5 का डबल 3। तो आपको दिख गया कि अनुपात समान है, सारे भुजाओं का अनुपात समान है। तो बच्चे सोचते हैं भैया भुजाओं का अनुपात समान है तो त्रिभुज समरूप होगा। रुको रुको रुको, नहीं, परिभाषा क्या है कि संगत भुजा तो समान होनी चाहिए, साथ ही साथ संगत कोण भी समान होना चाहिए। अगर संगत कोण समान नहीं है तो वो समरूप नहीं होगा। तो आपको अनुपात से पहले क्या देखना है, कोण देखना है। यहाँ डब्बा डब्बा बना के रखा है, इस डब्बे का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इस डब्बे का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ डब्बा नहीं बना है, इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री तो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ डब्बा बना है क्या, नहीं बना है। ये एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में ये जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। चारों कोण समान नहीं, चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन चारों कोण समान नहीं होते हैं सम चतुर्भुज में। ये एक वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं भी समान होती है, चारों कोण भी समान होते हैं। ये सम चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजा तो समान होगी लेकिन चारों कोण समान नहीं होते हैं। तो इतना हम श्योर हैं कि भैया ये जो कोण है वो 90 तो नहीं है, ये चारों कोण 90 नहीं है। अब हम यहाँ जरूर पता है कि चारों कोण 90 हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे चूंकि कोण एच जो है वो बराबर नहीं है, यहाँ एच है तो यहाँ डी ले लो, कोण डी के, फिर देखो कोण जो पी है वो बराबर नहीं है कोण ए के, फिर देखोगे कोण जो क्यू है वो बराबर नहीं है कोण बी के, और कोण आर जो है वो बराबर नहीं है कोण सी के। संगत कोण समान नहीं है, आप क्या लिखोगे, चूंकि, चूंकि संगत कोण समान नहीं है। दो प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें से एक को मना कर दिया तो दूसरे में जाना ही नहीं है। संगत कोण समान नहीं है होती है, क्या लिख रहा हूं, समान नहीं है। इसलिए यह इसीलिए यह समरूप नहीं होगी। ये जो आकृति हमें दे रखा है ये समरूप नहीं होगी। अगर आप वैसे देखा जाए
अगर भुजा का अनुपात लोगे, ये 1.5, ये 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3। भुजाओं का अनुपात जरूर समान है, लेकिन कोण समान नहीं है, इस वजह से ये समरूप नहीं होगा। दोनों का समान होना अनिवार्य है ना। तो इस प्रकार हमारी ये जो प्रश्नावली 6.1 है, जो कि बहुत ही छोटी प्रश्नावली थी, वो आराम से समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, कल मिलते हैं विज्ञान चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर जो 9 है नई एनसीईआरटी बुक में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वो चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद हम 6.2 6.3 पे आ जाएंगे मैथ पे। ठीक है, तो कल से हम विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फिजिक्स जो है आपका कक्षा 10 का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो कल से फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स के मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे सब, टेंशन मत लीजिए। यहाँ आपको लक्ष्य बैच में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पूरी पढ़ाई जाएगी। सामाजिक और हिंदी आपको यूट्यूब पे मिलेगा फ्री। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं। हो सकता है कि पहले ये 3 विषय में पढ़ा लूँ, उसके बाद समय बचेगा तो मैं सामाजिक भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, लेकिन पहले जो 3 मेन सब्जेक्ट है वो मैं पहले यहाँ पढ़ा लूँ। ठीक है, जो वादा मैंने आपसे किया है। बाकी नोट्स वगैरह मैं बन रहे हैं, वो अपडेट कर दूंगा। विज्ञान के तो मैंने डाल ही दिए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 9, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के साथ। मैंने पीडीएफ डाल रखी है ऑलरेडी, उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ के आना घर से, ताकि जब मैं कल पढ़ाऊँ तो आराम से आप समझ पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल विज्ञान के साथ। जय हिंद।